अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू एसके ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स का 11वां क्लास है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइपोग्राफी के बारे में कि हम अपने डिज़ाइन में टाइपोग्राफी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और टाइपोग्राफी के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल हम इसमें कवर करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि टाइपोग्राफी कैसे हमने करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स पे ये आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। तो हमारा पहला जो स्लाइड है वो हम अभी पढ़ेंगे कि व्हाट इज टाइपोग्राफी, यानी टाइपोग्राफी क्या है। तो दोस्तों, टाइपोग्राफी जो है एक डिज़ाइन में आप जब टेक्स्ट को किस टेक्निक से और किस आर्ट से आप अरेंज करते हो उसको हम टाइपोग्राफी कहते हैं। यानी वो टेक्निक जिसका जो टेक्स्ट की अरेंजमेंट के लिए यूज़ होती है हम उसे टाइपोग्राफी कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं कि जो स्टाइल है या जो अपीयरेंस है टेक्स्ट की उसे हम टाइपोग्राफी कह सकते हैं। एंड जो तीसरी डिफिनेशन हम ये कर सकते हैं, द आर्ट आर वर्किंग विथ टेक्स्ट, यानी हम जो टेक्स्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम उसे टाइपोग्राफी कहते हैं। ओके, अब जेम विलियम्स का एक कोट है, टाइपफेसेस आर क्लास ऑफ वर्ड्स एंड लाइक अ फाइनली टेलर्ड सूट, इट्स द डिटेल एंड देयर कंपोजिशन दैट एड्स इंटरेस्ट। ओके, सो जो टाइप फेस है, जो हम फॉन्ट्स के नाम से यानी जिसे कहते हैं फॉन्ट्स है, जो टाइप फेस है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टाइप फेस और फॉन्ट्स में क्या फ़र्क है। जो टाइप फेसेस है वो एक तरह के कपड़े हैं अल्फाज के, ठीक है, यानी एक तरह का खूबसूरत सिलाया हुआ सूट है, ठीक है, जो कि उसकी कंपोजिशन में वो और मज़ीद दिलचस्पी को ऐड करता है, यानी मोर इंटरेस्टिंग वो बनाता है उसकी कंपोजिशन को। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे कि टाइप फेस और फॉन्ट्स में क्या फ़र्क है। ओके, जो टाइप फेस है वो सिंबल्स और करेक्टर, यानी वो सेट ऑफ सिंबल्स एंड करेक्टर्स, ओके, जिसमें लेटर्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं और कुछ मज़ीद करेक्टर्स भी इसमें आते हैं जो है कि हम पेपर पे लिखते हैं या कोई स्क्रीन पे हम लिखते हैं, उसे हम टाइप फेस कहते हैं। ओके, टाइप फेस इज अ फैमिली ऑफ फॉन्ट्स, यानी जो टाइप फेस है इसके अंदर फॉन्ट्स होते हैं, यानी एक फैमिली होती है। फॉर एग्जांपल, फैमिली से मुराद कि फॉर एग्जांपल एक फॉन्ट यानी एक टाइप फेस है जो कि हमने एक क्लास में हमने पढ़ा था कि जिसके साथ फैमिली होती है वो टाइप फेस कहलाता है और जो फैमिली में जितने मेंबर्स है वो एक फॉन्ट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है हेल्वेटिका। अब हेल्वेटिका रेगुलर, हेल्वेटिका इटैलिक, हेल्वेटिका बोल्ड एंड ब्लैक, ये फॉन्ट है सारे, यानी ये एक फैमिली बन जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल इस तरह देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक फॉन्ट को सर्च करता हूँ, इसी हेल्वेटिका को। तो हेल्वेटिका मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे अब देख सकते हैं इसमें ये मज़ीद फॉन्ट्स है, ये फैमिली है इसकी, जिसमें लाइट वर्जन है हमारे पास, रेगुलर वर्जन है, ओब्लिक वर्जन है, बोल्ड है और बोल्ड ओब्लिक है। तो ये इसकी फैमिली है। तो ये हेल्वेटिका जो है ये टाइप फेस है। और ये लाइट रेगुलर, ये रेगुलर एक फॉन्ट है, ओब्लिक एक फॉन्ट है, बोल्ड यानी जिसके स्टाइल है, यानी इसका ये जो फॉन्ट है जो टाइप फेस की जितने स्टाइल्स है उसे हम एक फॉन्ट कहते हैं। अ फॉन्ट इज वन वेट और स्टाइल विद इन अ टाइप फेस फैमिली। ठीक है, जो फॉन्ट होता है वो टाइप फेस फैमिली में या एक वेट होता है या उसका एक स्टाइल जो है उसे हम फॉन्ट कहते हैं। तो इसमें आई होप कि आपको कंफ्यूजन यानी आपको नहीं होगी। जो टाइप फेस है वो सेट ऑफ सिंबल्स करेक्टर्स है जिसमें नंबर्स, लेटर्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, और उस टाइप फेस में जो फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली के मेंबर्स को, अलग अलग मेंबर्स को जो है हम फॉन्ट कह सकते हैं। ओके, सो अब
क्या कहते हैं, गुड टाइपोग्राफी एज एन आर्ट, यानी अच्छी टाइपोग्राफी जो है वो एक आर्ट है, यानी कला है। ठीक है, तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि अपने डिजाइन में जो है टाइपोग्राफी को अच्छे अंदाज से आपने लिखना है। अब हम कुछ रूल्स इसके पढ़ते हैं कि कुछ क्लासिफिकेशंस टाइप फेस के पढ़ते हैं कि जो टाइप फेस है उसकी वो कितने यानी हिस्सों में क्लासिफाइड है। ओके, सो टाइप फेस जो है पहले इसका है हम कहते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। ओके, सेरिफ फॉन्ट्स का मतलब है, सेरिफ का मतलब है कॉर्नर, यानी जिस फॉन्ट्स के ये कॉर्नर होंगे। ठीक है, ये फ्रेंच का वर्ड है सेरिफ, इसका मतलब है कॉर्नर। जिस फॉन्ट का ये कॉर्नर है, ठीक है, उसे हम सेरिफ फॉन्ट्स कहेंगे। यानी अगर आप यहाँ पे देखो, सेरिफ फॉन्ट्स में ये सारे फॉन्ट्स आते हैं, एडोबी, गेरामन, टाइम न्यू रोमन, जॉर्जिया, सेंचुरी, बोडोनी एंड ये सारे फॉन्ट्स आते हैं। अब अगर आप नोट करो तो ये देखो यहाँ पे जो कॉर्नर्स है जो इसमें आ रहे हैं, ये कॉर्नर सारे आ रहे हैं, तो इसको हम जो है सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारे सेरिफ फॉन्ट्स है। अब मजीद भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने यहाँ पे कुछ के नाम जो है वो आपको लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे पास सेरिफ फॉन्ट्स है। अब सेरिफ फॉन्ट्स जो है वो कहाँ हम यूज करते हैं। अब सेरिफ फॉन्ट जो है ये मोस्टली यूज होता है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स, मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर्स में एंड बुक्स में। ठीक है, और ये इजी टू रीड होता है यानी बुक्स, मैगजीन्स वगैरह में, तो ये यहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो क्लासिफिकेशन है टाइपफेसिस की, वो है सांस सेरिफ। अब सांस का मतलब है, यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिटेल लिख दिया है, आप वो पढ़ ले, मैं सिर्फ आपको यानी एक्सप्लेन करता रहूँगा। जो सांस का मतलब है, सांस का मतलब विदाउट, यानी विदाउट कॉर्नर। जो सेरिफ है वो कॉर्नर कहलाते हैं, विदाउट कॉर्नर। ये एक क्लीन एंड मॉडर्न लुक फॉन्ट है। ठीक है, जो कि इजियर टू रीड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ये ज्यादातर जो है यानी वेब के लिए यूज होता है। ये मॉडर्न लुक फॉन्ट है, क्लीन है, इजियर टू रीड है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिस तरह स्मार्टफोन्स हमारे पास हो गए, टैबलेट हो गए एंड अदर लैपटॉप वगैरह, सब कुछ यानी इजी टू रीड होता है उसमें। और हमारे पास जो सांस सेरिफ फॉन्ट है उसमें हमारे पास आता है एरियल, जिनेवा, हेल्वेटिका, टहुमा एंड वर्डाना। ये सारे फॉन्ट्स जो है वो सांस सेरिफ है। अब सांस सेरिफ ये अब देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका कॉर्नर नहीं है, यानी सीधा उसका शेप बना हुआ है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा फॉन्ट है। ठीक है, तो कॉर्नर, विदाउट कॉर्नर जो फॉन्ट है, आप देख सकते हैं जो सेरिफ फॉन्ट थी उसमें ये कॉर्नर बने हुए थे, और जो सांस सेरिफ है उसमें ये कॉर्नर्स जो है ये नहीं है, तो आप इसे इस तरह पहचान सकते हो। अब सांस सेरिफ जो है वो कहाँ पे मोस्टली यूज होते हैं, ज्यादातर यूज होते हैं मॉडर्न डिजाइन में। ठीक है, और मोबाइल एप्स जिस तरह की UI एंड UX डिजाइन, ठीक है, और वेबसाइट्स वगैरह में ये मोस्टली ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है, क्योंकि ये इजी टू रीड है ऑन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, यानी मोबाइल जिसमें आता है, स्मार्टफोन वगैरह सब कुछ, टैबलेट जिसमें UI डिज़ाइन में भी ये मोस्टली सांस सेरिफ, अगर आप मोबाइल में देखते हो तो आपको ये फॉन्ट ज़्यादातर आपको दिख जाएंगे। ये जो सांस सेरिफ फॉन्ट है ये ज़्यादातर यूज़ होंगे। तो इस तरह आप सांस सेरिफ जो है आप भी अपने डिज़ाइन में आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि UI आप डिज़ाइन करते हो या UX डिज़ाइन करते हो या कोई वेबसाइट्स का लेआउट आप बनाते हो। ठीक है, मॉडर्न डिज़ाइनिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न डिज़ाइनिंग के ब्रोशर वगैरह में जो भी है, लोगो में, लोगोस वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडर्न फॉन्ट है तो आप मॉडर्न डिज़ाइनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लोगोस, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सांस सेरिफ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी हमारी जो हमारे पास है टाइपफेस, वो स्लेब सेरिफ है।
अब स्लेब सेरिफ इसको कहते हैं, यानी स्लेब यहाँ पे देखो ये स्लेब जो है ये बना हुआ आता है आपको, तो यहाँ पे इसको हम स्लेब सेरिफ कहते हैं। अगर इसके फॉन्ट को हम देखें तो यहाँ पे देखो स्लेब टाइप शेप बनी होती है हर जगह पे, ये स्लेब नुमा शेप बनी होती है, तो इसको हम स्लेब सेरिफ कहते हैं। ठीक है, और इस स्लेब सेरिफ में यहाँ पे रोबोटो स्लेब, निक्सारस, आर्कटेक एंड रॉकवेल, ये सारे जो है ये स्लेब सेरिफ है। ठीक है, अब इसमें मैं मज़ीद बताऊंगा कि यानी अगले वीडियोस में कि फ़ॉन्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो में। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब स्लेब सेरिफ जो है वो मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है। अब स्लेब सेरिफ जो है वो मैगजीन्स के आर्टिकल में आपने देखा होगा कि जो यानी अगर कोई हेडिंग वाला टेक्स्ट है तो आपको मोस्टली ये स्लेब सेरिफ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में आप यूज़ कर सकते हो, जो कि एडवर्टाइजिंग बैनर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और बुक कवर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और साइनेज के लिए जिस तरह ये साइनेज बोर्ड होता है। ठीक है, तो इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये हेडिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो हेडिंग के लिए ये अच्छा भी लगता है। ठीक है, और इस तरह हेडिंग के लिए आप मोस्टली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और चौथी हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो है स्क्रिप्ट और डेकोरेटिव फॉन्ट। ओके, ये स्क्रिप्ट और डेकोरेटिव फॉन्ट्स जो है वो बेस्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए ज़्यादातर यूज है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर सकते। स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के लिए आप इसे यानी बेस्ट रहता है। जिस तरह हमारे पास टाइटल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, हेडिंग्स वगैरह होती है, लोगोज में भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि लोगोज में स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट होता है। एंड प्रोडक्ट्स नेम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। कुछ यहाँ पे एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट है, ब्रश स्क्रिप्ट के नाम से एक फॉन्ट है, वेंचर, जिस तरह आप देख सकते हो कि ये स्क्रिप्ट फॉन्ट है यानी डेकोरेशन वाला फॉन्ट है। और यहाँ पे ये हैंड राइटिंग जिस तरह होती है तो हैंड राइटिंग की तरह लगता है। और यहाँ पे ब्लैक लेटर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज हुआ है। और ये फैंसी फॉन्ट्स इसमें है, स्क्रिप्ट में फैंसी फॉन्ट। तो ये आपके लिए कुछ एग्जांपल हैं, तो यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो। बाद में हम इस पे खुद भी यानी कुछ बनाएंगे बैनर्स वगैरह, उसमें हम यूज़ करते रहेंगे, और लोगोस वगैरह में भी हम यूज़ करते रहेंगे। तो ये थी टाइप फेसेस की क्लासिफिकेशंस। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है टाइप फेसेस की। पहला हमारे पास है सेरिफ फॉन्ट्स, यानी जो कॉर्नर जिसके बने हुए थे उसे हम सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास sans सेरिफ, जो कि विदाउट कॉर्नर जो टाइप फेस होते हैं उसे हम sans सेरिफ कहते हैं। और तीसरी जो है हमारे पास स्लेब सेरिफ है। ठीक है, जो कि हमने देखे जिसके लास्ट में जो कॉर्नर के जगह पे वो स्लेब टाइप नुमा शेप बनी होती है उसे हम स्लेब सेरिफ कहते हैं। और तीसरे हमारे पास है स्क्रिप्ट और डेकोरेटिव फॉर्म, इसे हम यानी खत्ताती के लिए जो यूज होते हैं ना डेकोरेशन वगैरह के लिए। अब ये जो स्क्रिप्ट फॉन्ट है वो कहाँ पे यूज होंगे, ज्यादातर ये आपने देखा होगा इनविटेशन कार्ड में यूज होता है। ठीक है, वेडिंग कार्ड वगैरह में, और इस तरह ये जो है जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं मोस्टली उसमें ज्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें किस वक्त किस फॉन्ट को चूज करना है। ठीक है, यानी किस तरह हमने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉन्ट हमने यूज करना है। अब एक रूल याद रखें, अपोजिट्स अट्रैक्ट। ठीक है, आपने हमेशा इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बोल्ड जो फॉन्ट है वो यूज किया है तो उसके साथ हमेशा आप लाइट वर्जन यूज करो, या आपने एक फॉन्ट यूज किया है तो उसके साथ हमेशा आपने दूसरा फॉन्ट यूज करना है ताकि उसमें कंट्रास्ट आए। तो हमेशा आपने कंट्रास्ट जब आपके डिजाइन में आएगा तब आपका डिजाइन जो है वो स्टैंड आउट करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने देखा देखो यहाँ पे ग्राफिक जो लिखा है ना वो
लेंथी फॉन्ट है, यानी हाइट उसकी ज़्यादा है, ठीक है, और बोल्ड वर्जन है। अब इसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग जब लिखा तो उसका मैंने फॉन्ट भी चेंज हो गया, और जो उसका वर्जन है यानी ये बोल्ड वर्जन है और ये लाइट वर्जन है। अगर मैं क्या करता, इसको यही फॉन्ट लिख देता तो इसमें जो है कोई कंट्रास्ट वगैरह नहीं आता, तो ये इतना खूबसूरत जो है ये नहीं लगता। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमेशा आपने जो है फॉन्ट्स में आपने हमेशा कंट्रास्ट रखना है। कंट्रास्ट हमेशा आता है या तो आप उसी फॉन्ट का आप दूसरा वर्जन यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइट वर्जन, ठीक है, या बोल्ड वर्जन यूज किया तो लाइट वर्जन, लाइट यूज किया तो उसके साथ बोल्ड वर्जन आप यूज कर सकते हैं, या हमेशा जो फॉन्ट है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें लेस इज मोर, ठीक है, हाँ, कोशिश करें कि एक दो फॉन्ट से ज्यादा, बल्कि 3 आप यूज कर सकते हैं, एक दो फॉन्ट या 3 से ज्यादा आप फॉन्ट कंट्रास्ट ना रखें, ठीक है। तो ये रूल आपने याद रखना है, लेस इज मोर, ठीक है। तो इस पे अमल करना है तो इंशाल्लाह आपकी डिजाइनिंग जो है उसमें टाइपोग्राफी जो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है कि देखो यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा बोल्ड क्योंकि हेडिंग है, ठीक है। अब हेडिंग मैंने बोल्ड रखा। अब ये हमारे पास जो है ये sans serif है, विदाउट कॉर्नर्स है, और अगर मैं इसको जूम करूं तो देखो इसके कॉर्नर नहीं है, और जो ये हमारे पास है ये सेरिफ फॉन्ट है। तो ये हमेशा ये देखो कंट्रास्ट आ गया इसमें, ठीक है। अब सेरिफ फॉन्ट आपको पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे। देखो इसमें कॉर्नर्स बनी हुई है ना, तो ये हमारे पास जो है ये सेरिफ फॉन्ट है। तो sans serif के साथ मैंने सेरिफ यूज किया है तो कंट्रास्ट आया है, तो ये यानी अच्छा दिख रहा है। तो हमेशा आपने कंट्रास्ट आपने लेके आना है। अब इस तरह यहाँ पे आप स्क्रिप्ट फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करके मैं टाइप केस इसका टाइटल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इस तरह आप स्क्रिप्ट फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, जो डेकोरेटिव हमने अभी पढ़ा कि डेकोरेशन वाला फॉन्ट जो है, ठीक है, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ जो है एक दूसरा आप टाइपफेस यूज करें, sans serif है तो उसके साथ सेरिफ यूज करें, या सेरिफ है तो उसके साथ sans serif यूज करें। तो हमेशा अपने डिजाइन में जो है वो कंट्रास्ट लेके आए, तो आपका डिजाइन जो है वो अच्छा आएगा, यानी उसमें टाइपोग्राफी जो है वो अच्छी आएगी। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं, और हमारे पास जो है एम्फेसिस। अब एम्फेसिस का क्या मतलब है कि आपने एक फॉन्ट विद डिफरेंट वेट्स या स्टाइल में यूज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हम बोल्ड रखते हैं, ताकि जो मैसेज हम उसे देना चाहते हैं, यानी व्यूअर्स को पास करना चाह रहे हैं, तो वो उस पर पहले उसकी नज़र पड़े, यानी एम्फेसिस करना है उसमें। आपने हमेशा कंट्रास्ट की बात आती है फिर कि आपने डिफरेंट वर्जन में अपने डिज़ाइन में जो है डिफरेंट वेट्स और स्टाइल में फॉन्ट्स को यूज करना है। यानी एक फॉन्ट को जिस तरह मैंने बताया कि फॉन्ट टाइप फेस जो होती है उनकी फैमिली होती है, जिसे हम फॉन्ट्स कहते हैं, हर मेंबर उसकी फैमिली के मेंबर को हम फॉन्ट्स कहते हैं। तो उसी टाइप फेस का यानी डिफरेंट वेट्स और स्टाइल को यूज करने को हम एम्फेसिस कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो इसमें एम्फेसिस है, यानी कुछ छोटा है और कुछ बड़ा है। और कंट्रास्ट जो है हमेशा कलर्स में भी आ सकता है और हमेशा जो है फॉन्ट्स में भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये छोटा और बड़ा टेक्स्ट जो है ये इसमें एम्फेसिस है, यानी डिफरेंट वेट्स और स्टाइल में जो है फॉन्ट यूज हुआ है। और इस तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और ये जो है स्लेब सेरिफ फॉन्ट है, यहाँ पे यूज हुआ है। देखो यहाँ पे लाइट वेट है और यहाँ पे उसी फॉन्ट का जो है वो बोल्ड वेट उसने यूज किया है। तो इस तरफ आप एम्फेसिस अपने डिजाइन में लेके आए तो डिजाइन आपका बहुत खूबसूरत लगेगा, उसमें जो टाइपोग्राफी है वो बहुत अच्छा लगेगा। और याद रखिए कि जब डिजाइन में टाइपोग्राफी अच्छी होगी तो आपका डिजाइन अच्छा होगा, एंड अगर डिजाइन बहुत अच्छा है और टाइपोग्राफी जो है वो अच्छी आपने नहीं की है तो आपका सारा डिजाइन जो है वो खराब हो जाता है।
ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है कि टाइपोग्राफी को हमेशा आपने अच्छी यूज करनी है। गुड टाइपोग्राफी इज इन आर्ट, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा टर्म आता है हायरार्की। अब हायरार्की क्या है, यानी कि हम जो व्यूअर्स को, रीडर्स को दिखाना चाहते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसे हम इस अंदाज से लेके, यानी उसे हम हायरार्की कहते हैं कि हम उस डिज़ाइन में इस तरह वो यूज़ करें कि रीडर्स का जो आंख है, जो व्यूअर्स का जो आंख है वो उस पर पहले जाए। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन बना हुआ है। अब यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मेरा जो आंख है, यानी जो नज़र है, वो किस पे जाता है, इस आइकन्स पे जाता है, क्योंकि ये बड़े हैं, ठीक है। टेक्स्ट पे बाद में जाएगा, तो ये हायरार्की नहीं है, इसमें कोई हायरार्की नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो इम्पोर्टेंट मैसेज जो हम पास करना चाहते हैं वो पास नहीं हो रहा, यानी फर्स्ट साइट में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है जिसमें हायरार्की यूज हुई है, तो वो कैसे कि अब देखो यहाँ पे कैन यू रीड, अब यहाँ पे बोल्ड वर्जन यूज किया है और यहाँ पे लाइट वेट है। अब हमारी जब नजर पड़ेगी तो हमारी नजर जो है वो बोल्ड वर्जन पे, यानी जो जहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड हुआ है, जो जिसका नाम है बिजनेस कार्ड में, वो वहां पे हमारी नजर पहले पड़ जाती है। तो ये हायरार्की है कि जहाँ पे हम उस रीडर्स आई को गाइड करते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो पहले, ठीक है। तो उसे हम बोल्ड रखते हैं या कोई इस तरह का कलर का कॉम्बिनेशन कोई रख लेते हैं। तो अपने डिजाइन में आपने हायरार्की जो है वो लेके आनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ विदाउट हायरार्की। अब देखो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा क्योंकि इसमें कंट्रास्ट नहीं है, हायरार्की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हेडलाइन का पता नहीं चल रहा, सब हेडिंग का पता नहीं चल रहा, ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन उसका पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पे हायरार्की के साथ जब यूज हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ये हेडिंग है, तो हम इस पे पहले आएंगे, दिस इज अ हेडलाइन, और इसके बाद सब हेडिंग। इसकी वेट जो है देखो, इसका उसने बोल्ड रखा है, इसका थोड़ा सा उसने लाइट रखा है, और ये इसके साइज में इन्हें डिफरेंस है, एम्फेसिस भी है, हायरार्की भी इसमें है। अब हायरार्की क्या है कि जब हम रीडर आई को उस इम्पोर्टेंट मैसेज की तरफ लेके जाए, ठीक है, तो उसको हम हायरार्की कहते हैं, यानी उसकी नजर उस पे पड़े। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूर आइज इज हेयर, फर्स्ट जब आप देखते हैं तो आप बोल्ड टेक्स्ट को आप यानी देख लेते हैं, और देन हेयर, और यहाँ पे फिर आते हैं कि नीचे भी है कुछ, ठीक है। तो हमेशा जब हमारी जो आंख है, नजर है, वो हमेशा उस चीज पे पड़ती है जो कि थोड़ा सा बोल्ड हो और इस तरह का कोई कंट्रास्ट हो उसमें, तो उस पे हमारी नजर पहले पड़ती है। तो हमेशा अपने हायरार्की जो है अपनी डिजाइन में लेके आए, तब आपका डिजाइन जो है, जो वो मैसेज देना चाहती है, ठीक है, वो मैसेज बहुत क्लियर आपको, यानी आप दे सकते हो अपने रीडर्स को, अपने व्यूअर्स को। तो कोशिश करें कि हायरार्की आपके डिजाइन में मौजूद हो। ओके, अब हमारे पास जो है कर्निंग वगैरह, कर्निंग और लीडिंग आती है, तो ये भी ज़रूरी है अपने डिज़ाइन में, क्योंकि कभी कभार, अब कर्निंग किसे कहते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप इंडिविजुअल कैरेक्टर के बीच में आप स्पेस को एडजस्ट करते हैं, यानी द स्पेस बिटवीन इन इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है, तो उसको हम कर्निंग कहते हैं। और लीडिंग किसे कहते हैं, द स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी ऊपर नीचे जो लाइन है उसके दरमियान में टेक्स्ट की स्पेसिंग को हम लीडिंग कहते हैं। अब ये क्यों जरूरी है, अब ये इसलिए जरूरी है कि यानी लीडिंग का यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि गुड लीडिंग ये है, टू लिटिल एंड टू मच। अब हमारे पास जो यहाँ पे अब टेक्स्ट है ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, ठीक है, और ये बुरा लग रहा है, ठीक है, इतना ये अट्रैक्टिव नहीं है, और टू मच वाला भी इतना अट्रैक्टिव, क्योंकि इस पे लाइन स्पेसिंग जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपने टू मच बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, आपने नॉर्मल रखना है और अट्रैक्टिव रखना है। और गुड जो है, अब यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है,
तो ये बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है, बिल्कुल बैलेंस में लग रहा है। तो इस तरह आपने जो लीडिंग है वो भी उसका ख्याल रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। Here is an example of good line height। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल जो गुड लाइन हाइट की है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, अब अपने बहुत ज्यादा नहीं देना। और यहाँ पे here is an example of terrible line height। अब ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया है, तो आपने बहुत ज्यादा कंजस्टेड भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं करना। आपने बिल्कुल बैलेंस में अपने डिजाइन को आपने रखना है, यानी जो लीडिंग है। ठीक है, लीडिंग कहाँ से हम दे सकते हैं, हमने पढ़ा था जो करेक्टरिस्टिक के पैनल में हमने लीडिंग पढ़ा था, वहां से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपने डिजाइन में अपने ख्याल रखना है लीडिंग का भी, कर्निंग का भी। और इसी तरह हमारे पास एक और टर्म आता है ट्रैकिंग, द स्पेस बिटवीन करेक्टर्स और करेक्टर स्पेसिंग भी हम इसे कहते हैं। यानी कर्निंग तो इंडिविजुअल करेक्टर के बीच में स्पेसिंग को कहते हैं, और ट्रैकिंग जो है हमने पढ़ा था करेक्टर की पैनल में कि ये स्पेसिंग ओवरऑल, यानी एक जो सिलेक्टेड वर्ड होता है उसमें जो करेक्टर होता है उसके सारे करेक्टर के बीच में स्पेसिंग को ये कंट्रोल करता है। ओके, सो अब यहाँ पे ट्रैकिंग के कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हैं। ट्रैकिंग इज टू लूज लीव्स टू मच स्पेस बिटवीन लेटर्स। ओके, अब ये लूज ट्रैकिंग है, एंड ट्रैकिंग इज टू टाइट लीव्स टू लेटर स्पेस बिटवीन लेटर्स। ठीक है, तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने ना तो बहुत ज्यादा लूज रखना है ना बहुत ज्यादा टाइट रखना है, क्योंकि टाइट फिर बहुत ज्यादा कंजस्टेड टेक्स्ट नजर आता है। अब ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है विदाउट ट्रैकिंग। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आपको वर्ड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया लॉरम एप्सम डमी टेक्स्ट है, अब ये बोल्ड है। ठीक है, अब हमारे पास एक स्लोगन है कोई, मैं यहाँ पे स्लोगन लिख लेता हूँ ट्रैकिंग। ओके, और इसका फॉन्ट जो है मैं थोड़ा सा इसमें कंट्रास्ट भी लेके आता हूँ। मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ गौतम बुक। ओके, अब इसको मैंने थोड़ा सा साइज भी छोटा करना है, क्योंकि ये भी साइज जो बड़ा है वो बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या होता है, इसको मैं पहले चेंज केस करके अपर केस कर लेता हूँ। ओके, और साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब मैं दरमियान में रखूंगा विदाउट ट्रैकिंग, इट्स नॉट एन अट्रैक्टिव। ठीक है, या तो राइट में रखूंगा तो ये भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रैकिंग देते हैं। ठीक है, इसमें स्पेस हम देते हैं। ट्रैकिंग हमारे पास यहाँ पे है, अब यहाँ पे मैं इसको ट्रैकिंग दूंगा, यहाँ पे मैं 150 का ट्रैकिंग दे देता हूँ। तो ये अब देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिंग स्पेस बिटवीन कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करके 200 भी कर लिया, और इसका साइज में इस तरह ज्यादा कर लेता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे बैलेंस में लग रहा है और खूबसूरत लग रहा है। तो ट्रैकिंग हमेशा आप यूज करें अगर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्ड आपके पास है और जो हेडिंग है, या कोई जिस तरह लोगों में हम इस तरह यूज करते हैं, जो स्लोगन होता है ना वो हमेशा छोटा होता है, या तो हम यानी लोगों का जो मेन नाम है वो हम बड़ा लिखते हैं और जो स्लोगन है वो थोड़ा सा छोटा रखते हैं। तो अगर वो बहुत ज्यादा एक वर्ड है, ठीक है, तो आपने इसको ट्रैकिंग के जरिए अगर बैलेंस रखना है तो ट्रैकिंग के जरिए आप उसे बैलेंस रख सकते हैं। या एक स्लोगन जो है वो बहुत ज्यादा है लोगों के नाम से, ठीक है, तो इसको हम ट्रैकिंग जो है उसका थोड़ा सा टाइट करके तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप अपने डिजाइन में जो है इस तरह ट्रैकिंग भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। अब ट्रैकिंग यहाँ पे बड़ा वर्ड है और यहाँ पे 3-4 वर्ड जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन हमने उसका साइज छोटा रखा और थोड़ी सी उसकी जो है ट्रैकिंग दी, तो ये कितना यानी खूबसूरत लग रहा है और बैलेंस में लग रहा है। इस तरह ये विदाउट ट्रैकिंग है, तो ना तो आप दरमियान में रख सकते हैं क्योंकि वो भी बुरा लगता है, ना आप राइट एंड लेफ्ट रख सकते हैं तो वो भी बुरा लगता है। तो आपने
इस तरह ट्रैकिंग यूज करते हुए आपने अपने डिजाइन में टाइपोग्राफी को जो है वो खूबसूरत बनाना है। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं कि हम अपने डिजाइन में टेक्स्ट अलाइनमेंट को कितना जरूरी है, ठीक है, और हम कैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट को रखेंगे। अब हमारे पास जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ का पैनल था उसमें हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, ठीक है, सेंटर। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने ये लेफ्ट लाइन रखा, कुछ पैराग्राफ है और यहाँ पे फिर मैंने सेंटर लिखा और यहाँ पे फिर मैंने एक पैराग्राफ जो है वो राइट पे लिखा। अब राइट पे ये कितना यानी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, कोई बैलेंस नजर नहीं आता, कोई इस तरह का अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डिजाइन, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जब आप एक तो याद रखें कि हमारे पास में एग्जाम्पल या तो लेफ्ट लाइन इसको रखें, ठीक है, अगर लेफ्ट लाइन ऊपर से आपने रखा है तो उसके नीचे भी आप लेफ्ट लाइन ही रखें ताकि एक बैलेंस में आपका जो है टेक्स्ट देखे। अगर राइट लाइन रखा है तो आप राइट लाइन रखें, अगर सेंटर लाइन है तो आप सेंटर लाइन रखें। इस तरह आप ये ना करें कि पहले आपने रख लिया जी लेफ्ट लाइन, उसके बाद आपने या तो राइट कर दिया या सेंटर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल ना करें, अपने डिजाइन को बैलेंस में रखें, ठीक है, तो ये खूबसूरत लगता है और ये अट्रैक्टिव लगता है। तो एक ही अलाइन रखें, आपने एक जगह पे अलाइनमेंट लेफ्ट रखा है तो उसी जगह पे सारों की अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट रखें, राइट रखा है तो आप राइट रखें। हाँ, ये जगह पे आप डिफरेंट जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पे अगर लेफ्ट लाइन रखा है तो हर जगह पे नहीं, जो बैलेंस है ना उसको लेफ्ट लाइन रखें, यानी जो एक जगह पे आपने यूज किया है तो उसी जगह पे आपने लेफ्ट रखना है, तो उस जगह में अगर आप कोई और अलाइनमेंट यूज करोगे तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो इसका आपने ख्याल ज्यादा रखना है कि जब लेफ्ट हो लेफ्ट एंड राइट हो अगर तो फिर आपने राइट रखना है, अगर सेंटर में है तो आपने सेंटर पे रखना है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट प्लेसमेंट के हम टेक्स्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है डिजाइनिंग में। डोंट कीप टेक्स्ट इन कॉर्नर प्लीज, ओके। सो आपने कॉर्नर पे टेक्स्ट बिल्कुल नहीं रखना, बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो आपने हमेशा जो है कॉर्नर से हमेशा के लिए आपने स्पेस देना है, बिल्कुल कॉर्नर पे टेक्स्ट आपने नहीं रखना, उसके नुकसानात बहुत है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रिंटिंग के लिहाज से हम ये बात करें, ठीक है, तो प्रिंटिंग में ये होता है कि कटिंग होती है, तो कटिंग में अगर कोई गलती हो जाती है, ज्यादा कट जाता है तो आपका टेक्स्ट भी उसके साथ कट जाता है, तो आधा टेक्स्ट पढ़ना नहीं होता। तो आपने ज्यादा ख्याल रखना है कि आप टेक्स्ट को जो है वो अपने कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं रखना, कॉर्नर से हमेशा स्पेस पे यानी थोड़ा सा या ज्यादा हो स्पेस आपने जरूर देना है, ठीक है। तो ये बात आपने टाइपोग्राफी में ये बात याद रखनी है कि कॉर्नर पे आपने कभी भी टेक्स्ट जो है वो आपने नहीं लिखना। ओके, सो टेक्स्ट प्लेसमेंट में दूसरी बात है कि कब हम कॉर्नर पे टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, जब आप डिजाइनिंग के तौर पे यानी जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो कट आउट टेक्स्ट का कोई आप डिजाइन बनाना चाह रहे हो, तब आप जो है वो टेक्स्ट जो है वो कॉर्नर पे रख सकते हो। लेकिन जो पढ़ने वाला टेक्स्ट है, ठीक है, जो पढ़ने वाला टेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, वो आपने कभी जो है वो अपने कॉर्नर पे नहीं रखना। जिस तरह के मैंने ये एग्जांपल दिया है, तो ये हमारे पास पढ़ा जा रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, तो अब ये कट आउट टेक्स्ट है तो ये इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है, और ना इसका अगर कट भी जाए कोई इस तरह पहले से भी कट आएगा थोड़ी से और भी कट जाए फिर इस पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटा टेक्स्ट होता है, जो पढ़ने वाला टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो वो आपने कॉर्नर्स पे नहीं रखना।
ओके, सो उसके बाद आता है हमारे पास विडोज एंड ऑर्फन्स। ओके, अवॉइड विडोज एंड ऑर्फन्स। इसका मतलब ये है कि जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, हमेशा जब लास्ट में जो है हमेशा एक वर्ड जब रह जाते हैं तो हम नीचे लाइन में लिख देते हैं, तो ये कभी नहीं करना। तो ये वेडोज है, यानी आप उसको वेडो बना रहे हो। वेडो का मतलब आपको खूब पता होगा। तो इस तरह आपने कभी नहीं करना। हमेशा जब आपके पास पैराग्राफ में एक वर्ड रह जाता है लास्ट लाइन में, तो आप या तो उसको ट्रैकिंग दो या उसकी लाइन हाइट तो ना नहीं होगा, ट्रैकिंग दो उसको, ठीक है। तो ये हम या उसका थोड़ा सा साइज बड़ा करो या कम करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ अगर बनाऊँ, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है तो मैं इसका टेक्स्ट या छोटा कर लेता हूँ, और इसका जो ये है ये ऑटो। ओके, अभी ऑटो कर लेता हूँ। ओके, इसको टेक्स्ट जो है मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब क्या होता है कि जब अब हमारे पास एक वर्ड रह जाता है लास्ट में, ठीक है, तो आपने ये एक वर्ड, इसको ना आपने बेवा नहीं बनाना, ठीक है, एक वर्ड जो है आपने इसको नहीं रखना। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसकी जो है ट्रैकिंग बढ़ाओ, ताकि कुछ वर्ड जो है इसके साथ आए और ये वेडोज से बच जाए, ठीक है, बेवा होने से बच जाए। तो ये आपने याद रखना है कि वेडोज एंड ऑर्फन्स को नहीं बनाना, ठीक है, किसी को यतीम किसी को बेवा नहीं बनाना। तो आपने हमेशा इस तरह का ये जो है टेक्निक यूज करना है कि जब आपके पास हमेशा एक वर्ड लास्ट लाइन में आता है तो आप इसको किसी भी टेक्निक से आप इसको यानी एक वर्ड से ज्यादा वर्ड आप बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी कि ऑर्फन के जब हमारे पास एक लाइन यानी एक पैराग्राफ जो है एक साइड खत्म हो जाता है, यानी एक कॉलम आप कह लो यहाँ पे, और दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, तो उसमें हमारे पास ये एक वर्ड रह जाता है, तो ये बेचारा यतीम हो जाता है। तो इसमें आपने ये भी नहीं करना। तो इसमें भी आप सेम टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं, या तो इसके साथ ये वाला लाइन लिख लो, ठीक है, या इसी को इस लाइन में एडजस्ट करो। तो ये हमेशा याद रखें कि ये आपने ये दो टर्म्स आपने याद रखने हैं और अपने टाइपोग्राफी में ये दो टर्म्स से अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास था टाइपोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो इन सारी बातों को जो हमने अभी पढ़ी है इनको आपने याद रखना है, और इनको याद रखते हुए जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो स्टैंड आउट करेगा, और उसमें जो है आपका डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप इन सारे बातों को याद रखें जो मैंने अभी आपको बताई है टाइपोग्राफी के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी के लिहाज से अपने डिज़ाइन में टाइपोग्राफी जो है वो अच्छी यूज़ करें, ठीक है। इधर उधर से आपने इंस्पिरेशन लेने के, जो टाइपोग्राफी यूज़ हो रही है वो कैसे लोग यूज़ करते हैं, मॉडर्न क्या ट्रेंड है, मॉडर्न कैसे टाइपोग्राफी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमेशा जो है वो आपने ट्रेंडिंग से बाखबर होना है। तो इस तरह आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो टाइपोग्राफी जो है वो आपकी जो है वो लर्न करते रहोगे, ठीक है। सो ये आज के लिए काफ़ी था। कल हम इंशाल्लाह बनाएंगे इस पे टाइपोग्राफी क्लास होगी, और उसमें हम टाइपोग्राफी को यूज़ करेंगे, अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत टूल्स जो है वो सीख लिए, तो अभी हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कल डिज़ाइन करेंगे कुछ अमेजिंग सा, उसमें हम टाइपोग्राफी, अच्छी टाइपोग्राफी को यूज़ करेंगे, और आपको इससे आपको समझ भी आती जाएगी कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन सारे टर्म्स को जो हमने अभी टाइपोग्राफी में पढ़े हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।